डियर स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कैटल इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैटल्स के बारे में पढ़ा कि कैटल्स होती क्या है, उनकी टाइप्स हमने पढ़ी, मिल्च एनिमल्स पढ़ा, ड्रॉट एनिमल्स पढ़ा, फिर हमने हमारी इंडिजीनियस स्पीसीज पढ़ी और हमने क्या पढ़ी, हमने आपको बताया था कि 3 तरह की ब्रीड होगी, इंडिजीनियस होगी, देन एक्जोटिक ब्रीड होगी और उसके बाद क्या होगी बेटा, हमारे पास में इम्प्रूव्ड की ब्रीड होगी। ओके बेटा, तो ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। और इंडिजीनियस में आपको याद रखना है गाय की कौन कौन सी थी, रेड सिंधी थी, सहीवाल थी, ठीक है बेटा, थारपारकर हमने आपको बताई थी। अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, बेफलो की, तो आपको क्या याद रखना है, मुर्रा है, ठीक है, महसाना एंडा सूरती है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने कहा था इनका भी अगर हमें याद रखना है किस तरह से हम इनकी प्रोडक्शन सब चीज़ें बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमें इनके अंदर भी 3 स्टेजेस ही अपनानी है। पहले हम उनकी वैरायटी बनाएंगे, वैरायटी बनाने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, उनका प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे ध्यान रखेंगे, एंड थर्ड हम क्या करेंगे, उसका प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे सेम हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था। अब हमारे पास आता है कि वाई वी इम्प्रूव, वाई वी इम्प्रूव, हम इम्प्रूव क्यों करें? सेम रीज़न, क्योंकि डे बाय डे क्या हो रही है बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो हर लोगों तक दूध पहुंचाने के लिए, क्योंकि मिल्क एक इम्पॉर्टेंट है, मिल्क एक असेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे क्या है कि मिल्क सस्ता भी सस्ता और इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हर लोगों को पहुंचाने के लिए क्या करवाया गया, इम्प्रूव वैरायटी की। एक ही गाय जहाँ एक दिन में 16-15 लीटर दूध दे रही थी, आज वही गाय 60 लीटर तक दूध देती है, अगर हम बात करेंगे जब हम आपको इम्प्रूव्ड वैरायटी के बारे में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब हम कौन से कैरेक्टर्स, ठीक है, डिजायर्ड कैरेक्टर्स, डिजायर्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस। फिर हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाता है कि विच डिजायर्ड कैरेक्टर वी इंट्रोड्यूस, हम कौन कौन से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे हमने प्लांट के अंदर करवाया था, भाई हमें यील्ड बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, क्या होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, टॉलरेंस की पावर होना चाहिए, हर तरह के हर टेम्परेचर को टॉलरेट करने की पावर होनी चाहिए। तो यही कैरेक्टर हम किसके अंदर बढ़ाएंगे बेटा, एनिमल्स के अंदर बढ़ाएंगे। एनिमल्स के अंदर भी हम क्या कहेंगे, हाई यील्ड प्रोडक्शन ऑफ, हाई यील्ड प्रोडक्शन ऑफ, हम किसके लिए पाल रहे हैं बेटा, मिल्क के लिए। अगर हम बात करें भी गोट वगैरह का, हम मीट के लिए, तो इनमें मीट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो हम मेनली किन के अंदर बात करें, काऊ एंड बफेलो के लिए बात कर रहे हैं। तो हाई यील्ड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि दूध तो बढ़ा दे लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है। उसके बाद हम इसे भी क्या कहेंगे, कैसे कैरेक्टर करेंगे बेटा, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होने चाहिए। क्या भी होने चाहिए बेटा, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होने चाहिए। फोर्थ अगर हम बात करेंगे, टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर, जो डिफरेंट टेम्परेचर आता है बेटा, ह्यूमिडिटी है, मतलब एक तरह की वेदर, अलग अलग तरह के इनके अंदर भी टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे प्लांट के केस में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसे वैसे नॉर्मल कंडीशन में बचा लेती है। क्या एक गाय भैंस को आप 24 घंटे धूप में ही खड़ा करते हो? आप हाँ या ना में जवाब देना। आपके घर में गाय या भैंस होगी तो क्या आप उसे 24 घंटे धूप में खड़ा करते हो, या रात को ठंड में उसे बाहर रखते हो? नहीं रखते, नहीं रखते ना बेटा। हम उसे क्या करते हैं, अंदर ले आते हैं। तो उनके अंदर इस तरह के हम एक रेजिस्टेंट पावर तो नहीं कहेंगे कि वो हर तरह का टेम्परेचर टॉलरेट कर लेती है, बट हम अडेप्ट कर लेंगे, बट हम ये कहेंगे कि वो टॉलरेट कर सके, मैक्सिमम टॉलरेट कर सके, ठीक है बेटा। तो ये हम क्या करेंगे, डिजायर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर जाएंगे। और फिफ्थ हम क्या करेंगे, इंक्रीज द लैक्टेशन पीरियड। क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है बेटा। लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करेंगे। मैंने आपको लैक्टेशन पीरियड बताया था, लैक्टेशन मतलब दूध देने का पीरियड होता है गाय के अंदर। जब एक गाय एक बछड़े को या किसी को भी जन्म देती है, काफ को जन्म देते हैं, मेल या फीमेल को, तो एट दैट टाइम उसके अंदर दूध मतलब तब वो दूध देना शुरू करती है। और कब तक देती है, टिल नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक देती है, मतलब जब बच्चे का जन्म होने वाला होगा नेक्स्ट तब तक वो क्या देती है बेटा, दूध देती है। तो वो थोड़े दिन पहले, बर्थ से थोड़े दिन पहले ही छोड़ती है, वो पीरियड क्या कहलाया जाता है, लैक्टेशन पीरियड कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, लैक्टेशन पीरियड। तो इनके अंदर लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर 300 तो इसके अंदर 365 कर देंगे, 400 कर देंगे, ताकि लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज हो तो दूध भी ज़्यादा आए। ओके बेटा, तो कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। हाई यील्ड प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, हाई क्वालिटी हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, टॉलरेंस पावर अच्छी हो, लैक्टेशन पीरियड क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है।
ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड तो जो डिजीज रेजिस्टेंट हमारी इंडियन ब्रीड्स के अंदर मैक्सिमम होती है। आपने कभी आपको अपनी जो नॉर्मल गाय है अपने हमारे यहाँ पे इनके अंदर बहुत अच्छी इम्यूनिटी पावर होती है, जनरली जल्दी से बीमार नहीं होती है, कुछ इस तरह की बीमारी नहीं लगती है। तो हम हमेशा इंडिजीनियस हमारी एक काऊ को जरूर चूज़ करते हैं, ठीक है ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इंडियन ब्रीड है ये और डिजीज रेजिस्टेंट की पावर होती है और हाई मिल्क प्रोडक्शन जो होती है वैरायटी बनाने के लिए ये हमारी फॉरेन स्पीसीज़ के अंदर, फॉरेन मतलब हम क्या कह रहे हैं, एक्जोटिक स्पीसीज़ के अंदर बहुत होती है बेटा। इन दोनों को हम ब्रीड करवाएंगे और एक जो नई वैरायटी बन के आएगी वो वैरायटी क्या कहलाई जाएगी, इम्प्रूव्ड ब्रीड कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा, इम्प्रूव्ड ब्रीड कहलाई जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को, आई मेरी बात समझ में? तो हम ये डिज़ायर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे और उसके बाद में, ठीक है, और हम क्या बनाएंगे, एक नई वैरायटी का कैटल बनाएंगे। अब आते हैं कि हम कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम कौन से टेक्निक्स यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, हम क्या कहेंगे, द टेक्निक्स यूज टू इम्प्रूव वैरायटी। ठीक बेटा, हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो एक तो होती है नेचुरल, बोलेंगे बेटा हम नेचुरल तरीके से, नेचुरल मेथड होता है इनके अंदर, ठीक है बेटा। और एक हम क्या कहेंगे बेटा, आर्टिफिशियल मेथड होगा। कौन सा होगा, आर्टिफिशियल मेथड होगा। ध्यान देना, हमारे एनसीईआरटी बुक में ओनली नेचुरल मेथड दिया हुआ है और इस नेचुरल मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। ठीक है, आप अपने घरों में देखते जो गाय भैंस रखती है, जब उनका फर्टिलिटी पीरियड आता है तो किसी मेल बुल के साथ में क्या करवाया जाता है, उनको रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है और उसके बाद में क्या होता है, वो एक ही बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। बट हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, चूज करवाएंगे, एक नई वैरायटी बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ब्रीडिंग बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, वही जेनेटिक सिमिलर। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सॉरी हम यहाँ पे यही क्या लिखेंगे, हम हमारे पास एक ही स्पीसीज के बीच में कराएंगे, ब्रीडिंग बिटवीन द टू सेम स्पीसीज विद डिजायर्ड कैरेक्टर, विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स। वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, क्रॉस ब्रीडिंग। नेचुरल है, एक हमने क्या ले लिया, मेल पार्टनर ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, फीमेल ले लिए। ओके बेटा, मेल हमने जो भी लिया, मेल डिजायर्ड कैरेक्टर, एक के अंदर क्या है भाई, यहाँ पे ये डिजीज रेजिस्टेंट है, सॉरी ये मेल तो क्या है बेटा, डिजीज रेजिस्टेंट है इसके अंदर, और जो फीमेल है वो क्या है, मिल्क यील्ड अच्छी दे रही है, हाई यील्ड प्रोवाइड कर रही है। ओके बेटा, इनको क्या करवाया, फर्टिलाइज करवाया, सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया और इनके जो नया काफ जो भी आएगा, न्यू जनरेशन आएगी, वो क्या आएगी बेटा, इम्प्रूव आएगी। क्या आएगी, इम्प्रूव्ड वैरायटी की आती है। ओके, तो ये हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। और एक नेचुरल मेथड से है, बस चूज कर लिया जाता है जो क्या होता है भाई, ये वाली गाय बहुत अच्छा दूध दे रही है और इस वाले के अंदर क्या है, बुल के ऑक्स के अंदर क्या है बेटा, हाई डिजीज रेजिस्टेंट पावर है। दोनों को फर्टाइल करवा देंगे, उनकी जो नई जनरेशन आती है वो कैसी आती है, मोस्टली विद दिस इम्प्रूव्ड वैरायटी की, उसी के अंदर दोनों मेल का कैरेक्टर भी आ गया और फीमेल का कैरेक्टर भी आ गया। ओके बेटा, तो ये हम एक बार में एक ही, और इसमें वही पॉसिबिलिटी वाली बात हो सकती है, डिजायर्ड कैरेक्टर क्या बता वो ना भी आ पाए, रिसेसिव कंडीशन के अंदर है वो ना भी आ पाए। तो अब क्या करवाया जाता है, कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, आर्टिफिशियल मेथड अपनाया जाता है बेटा। कौन सा मेथड अपनाया जाता है, आर्टिफिशियल मेथड अपनाया जाता है। आर्टिफिशियल मेथड में हम दो टेक्निक का यूज करेंगे, याद रखना बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और दूसरा हम क्या यूज करते हैं बेटा, सुपर ओव्यूलेशन। क्या यूज करेंगे, सुपर ओव्यूलेशन, या इसे MOET टेक्निक भी कहा जाता है। MOET का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन
एम्ब्रियो ट्रांसफर। आर्टिफिशियल के अंदर ये दो टेक्निक्स आती है बेटा। एक हमने क्या कहा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या कहा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने वर्ड सुना होगा ना, सीमन वर्ड सुना होगा। तो सीमन वर्ड एक्चुअल में क्या होता है, स्पर्म होता है और प्लस जो सेमिनल प्लाज्मा होता है। आपने 8th क्लास के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पढ़ा होगा। जो मेल अपना एक फ्लूइड सिक्रीट करती है वो, और उसके अंदर स्पर्म मिल जाते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे, सीमन कहेंगे। क्या कहेंगे, सीमन। नेचुरल तरीके से तो हम क्या करते हैं बेटा, एक बुल से एक बार में एक ही काऊ को क्या करते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे उसे एक ही बार में उसे फर्टिलाइज करेंगे। बट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, उसी बुल से एक साथ बहुत ज़्यादा काउस को फर्टाइल किया जाता है। वो चीज़ क्या होगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो बेस्ट क्वालिटी का बुल होता है, या जब हम बात करेंगे जो बेस्ट क्वालिटी का मेल पार्टनर होता है, ठीक है ना, जो बेस्ट क्वालिटी का मेल पार्टनर होता है उससे क्या निकाल लिया जाता है, सीमन निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकाल लेते हैं, सीमन। आपने एक तरह से IVF टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी ना। IVF टेक्नोलॉजी में तो आपने सीमन ही बाहर निकालते हो मेल का, फीमेल का एग, और उसको बाहर फर्टिलाइज कर देते हो। तो वही सीमन यहाँ पे भी निकाला जाता है। IVF नहीं बात कर रहे बेटा हम, IVF नहीं है, वो क्या निकाल लिया गया बेटा, सीमन को बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये सीमन, क्योंकि जो मेल होता है कभी भी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या किसी भी एनिमल्स के अंदर होता है, वो लार्ज अमाउंट के अंदर सीमन प्रोड्यूस करा, और उस सीमन के अंदर मिलियंस ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो सीमन होता है, एक ही बार में इसी मेल का सीमन अलग अलग काउस के अंदर डाल देते हैं। इमेजिन करो हमारे पास 7 बेस्ट काउ है। क्या बेटा, बेस्ट काउज है, डिजीज रेजिस्टेंट है, सारी चीज़ें इनके अंदर है। और जब हम ये मेल पार्टनर भी चूज़ कर रहे हैं, हम वो मेल पार्टनर चूज़ कर रहे हैं जो जिसकी फीमेल हाई मिल्क यील्ड प्रोडक्शन है। याद रखना बेटा, हम वो वाला मेल जनरली चूज़ करते हैं जिसकी जो फीमेल है, ठीक है, जिसकी जो फीमेल ब्रीड है वो मैक्सिमम हाई यील्ड दूध देती है। और यहाँ पर जो सेमन हमने निकाला, तो एक साथ उस सेमन को बाय इंजेक्शन हम क्या करते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर डाल देते हैं। और वहाँ से वो कब, देखो जो आपने कभी ध्यान दिया हो, गाय या भैंस है, उनका एक पर्टिकुलर एक ही टाइम पे क्या करते हैं बेटा, वो उनके अंदर फर्टाइल की पावर होती है, पूरे सीजन में नहीं होता है। ठीक है, तो वो पीरियड उनका फर्टिलिटी पीरियड कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है बेटा, वो पीरियड उनका फर्टिलिटी पीरियड कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, उनका फर्टिलिटी पीरियड कहलाया जाता है। ओके बेटा, अब आपको एक चीज़ ध्यान देने, मैंने क्या कहा, एक ही काऊ से, एक ही मेल से हमने क्या निकाल लिया, सीमन निकाल लिया। और इस सीमन को हमने 7 काऊ हमें मिली, तो 7 काऊ के अंदर सीमन डाल दिया है। और उससे क्या होगा, उनकी जो नई जनरेशन आएगी डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ आएगी। और जब बच गया हमारे पास सीमन, इसे हम क्या कर देते हैं बेटा, फ्रीज करके, मतलब हम स्टोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसे स्टोर। जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उससे हम और भी काउस को क्या कर देते हैं, फर्टाइल करवा देंगे। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे हम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। आगे मेरे हमने क्या कहा, मेल से क्या निकाला जाता है, सीमन निकाला जाता है। उससे क्या की जाती है बेटा, मैक्सिमम नंबर में जितनी भी हमारे पास अच्छी से अच्छी काऊ अवेलेबल होती है, उनके अंदर हम वो सीमन को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ सीमन हम फ्रीज भी कर सकते हैं। अब नेचुरल प्रोसेस नहीं करवा रहे, नेचुरल फर्टिलाइज नहीं करवा रहे, हमने आर्टिफिशियल तरीके से करवाई है बेटा। आगे बात समझ में, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अब ये दिक्कत आ गई क्योंकि हमें काऊ नहीं मिल रही। इमेजिन करो, अच्छी अच्छी काउज नहीं मिल रही, सुपीरियर कैरेक्टर की काऊ नहीं मिल रही है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि इनके लिए अगर हम डायरेक्ट सेमन को काउस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें सुपीरियर ही काऊ चाहिएगी, अच्छे कैरेक्टर वाली ही काउस चाहिएगी। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके अंदर, अब ये हमें काउस अवेलेबल नहीं होती है, कोई फीमेल पार्टनर अच्छी वाली अवेलेबल नहीं होती है, तो अब हम क्या करें, तो टेक्निक क्या आ गई, सुपर ओव्यूलेशन। इसमें एक ही काऊ की रिक्वायरमेंट होगी विद अ सुपीरियर कैरेक्टर। अब हमें एक काऊ मिल गई है विद अ सुपीरियर कैरेक्टर, मतलब मिल्क हाई यील्ड प्रोडक्शन भी अच्छी है, सारी की सारी चीज़ें अच्छी है। तो उसके अंदर इस काऊ को एक हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा, एक हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है। और ये हार्मोनल इंजेक्शन क्या करता है, ओवा का नंबर बढ़ा देगा, मल्टीपल ओव्यूलेशन कर देता है। क्या कर देता है बेटा, मल्टीपल ओव्यूलेशन कर देता है।
आपने ओव्यूलेशन पढ़ा होगा ना 8th क्लास के अंदर, रिलीजिंग ऑफ द ओवा। हमेशा भाई एक बार एक ही बच्चे को जन्म दिया जाता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हार्मोन से, जहाँ पहले एक काऊ एक ही ओवा रिलीज कर रही थी, अब यही एक काऊ 50 तक ओवा रिलीज कर देती है। कितने भी रिलीज कर देती है। जो 1979 के अंदर सबसे पहले जो करवाया गया था सुपर ओव्यूलेशन, उसमें बेस्ट अवार्डेड जो काऊ थी उसको क्या किया गया था बेटा, वहाँ पर उसके अंदर ये हार्मोन का इंजेक्शन डाला गया था। उसने एक ओवा की जगह क्या कर दिया था, 65 एग प्रोड्यूस किए थे। कितने एग प्रोड्यूस किए गए थे, 65 एग प्रोड्यूस किए गए थे। अब इसे क्या करवाया जाएगा, ये 65 एग प्रोड्यूस करवा दिए गए। अब इनके अंदर उसको किसी अच्छे हाई बुल के ऑक्स के साथ में, बैल के साथ में क्या करवाया जाता है, नेचुरल तरीके से ब्रीड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, नेचुरल तरीके से ब्रीड करवाएंगे। नेचुरल तरीके से ब्रीड करवाने के बाद में, क्योंकि आपको सबको पता है सेमन के अंदर मिलियंस ऑफ द स्पर्म है, स्पर्म का नंबर क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो स्पर्म्स आएंगे वो 65 एग के साथ क्या करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे, फर्टाइल करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। देखो सुपरविजन में होगा, ये नहीं कि हमने छोड़ दिया, होता रहेगा। अब हमने क्या कहा, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा हमने। पहले हमने उसको मल्टीपल ओव्यूलेट करवाया बाय द इंजेक्शन, फिर हमने क्या करवाया, उसे ब्रीड करवाया, मैंने उसको क्या करवाया बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया। तब हमारे पास जब उसका रिप्रोडक्शन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन जाते हैं तो सारे एम्ब्रियो उस काऊ से बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये तो एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर हमने 65 एम्ब्रियो वहाँ से निकाल लिए। अब 65 नॉर्मल, अब हमें उसमें सुपीरियर कैटेगरी के काऊ को ढूंढना नहीं पड़ता। जो भी इन्फीरियर काउज है, कोई डजेंट मैटर, जो भी काउज होते हैं उनके अंदर वो एम्ब्रियो डाल दिया जाता है, और उसके बाद में क्या होता है, वहाँ से फिर वो जो नया यंग वंस आता है वो हाईली अच्छा बेटर क्वालिटी का आता है। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो यहाँ पे हमें काऊ ढूंढनी नहीं पड़ रही है, एक ही काऊ से सुपीरियर वाली एक ही काऊ मिल गई है। उसके बाद हमने उसको मल्टी ओव्यूलेट करवाया, उसके बाद हमने उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया एक ऑक्स के साथ में, तो जाइगोट बने, जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं, अंडर साइंटिस्ट सुपरविजन होता है बेटा। अब पता है कि भाई इतने दिन में एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड हो गया है, ठीक है, सारा सोनोग्राफी से करते हैं, देन एम्ब्रियो बन चुके हैं, उन एम्ब्रियोज को निकालता है डॉक्टर, ठीक है, और डॉक्टर एम्ब्रियो को निकाल के अलग अलग डिफरेंट काउज में, इन्फीरियर जरूरी है इसमें कैरेक्टर, नॉर्मल कैरेक्टर की काउज के अंदर डाल दिया जाता है। बट अब जो उनके अंदर न्यू यंग वंस आएंगे वो क्या आते हैं, विच अ बेटर क्वालिटी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या यूज़ की है, टेक्निक्स यूज़ की है। क्या यूज़ की बेटा, टेक्निक्स यूज़ की है। तो हमने एक नॉर्मल क्रॉस ब्रीडिंग से, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से सेमन निकाल के अलग अलग काउस के अंदर डाला जाता है, सुपीरियर क्वालिटी की ढूंढी जाती है। बट आजकल हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, सुपर ओव्यूलेशन को यूज़ करते हैं। और जो अगर मैं बात करूँ जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है बेटा, आप भी अपने घर में अगर है तो लेके जाते होगे, सेंटर्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। 6000 ऑफ दीज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स आर अवेलेबल, ठीक है बेटा। इन्हें हम IVRI से कहेंगे, इंडियन वेटरनरी रिसोर्स टेक, ठीक है, इंडस्ट्री हम कह देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में क्या आते हैं बेटा, वेटरनिटी रिप्रोडक्टिव इंस्टीट्यूट, सो टेक्निक नहीं, रिप्रोडक्टिव इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया इंस्टीट्यूट, हमारे इंडिया में 6000 के अराउंड है। हमारे नारनौल में भी है बेटा। कभी आप अपने स्कूल की तरफ जब RPS में पढ़ते तो आप स्कूल की तरफ जाते हो तो हमारे पास ये जो चिंकारा का थोड़ा सा वो दिखाया गया है ना, मेरे पार्क से दिखाया गया है, उसके इधर की तरफ आप कभी भी देखना, उस पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे भी केंद्र बने हुए हैं ये। तो हमारे इंडिया के अंदर 6000 के अराउंड क्या है बेटा, ये सेंटर्स बने हुए हैं। इंडियन वेटरनरी रिप्रोडक्टिव इंस्टीट्यूट कहते हैं इन्हें। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और हम क्या बनाते हैं बेटा, बेटर क्वालिटी की क्या बनाएंगे, हम ब्रीड बनाएंगे। और जो बेटर क्वालिटी की ब्रीड निकल के आएगी वो हम क्या कहते हैं, इम्प्रूव्ड ब्रीड कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे उसे, हम इम्प्रूव्ड ब्रीड कहेंगे। तो हम कौन कौन सी काउस को यूज़ करते हैं, एक हम इंडिजीनियस में आपको काऊ की बता रहे हो, आपको आती भी काऊ की, बुक्स में भी काऊ की दिखाई दी है। और एक हम क्या बात करें, एक्जोटिक।
एक के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, इंडिजीनियस ब्रीड यूज़ करेंगे। इंडिजीनियस ब्रीड को हम क्या कहते हैं, देसी कहते हैं अपनी खुद की कंट्री की, और एक्जोटिक ब्रीड को हम क्या कह देते हैं, फॉरेन ब्रीड कह देंगे जो हमारे देश की नहीं है। एक्जोटिक, अब देखो आपको ये 3 ब्रीड याद रखनी है। शायद मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको वहाँ पे ब्राउन स्विस बताया, ब्राउन स्विस बट एक्चुअल में एक्जोटिक ब्रीड होती है। आपको याद रखना है करन स्विस, रटना नहीं, बस आपको इसकी ब्रीड याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है, करन स्विस याद रख लेना है। एक आपको क्या याद रख लेना है, करन फ्राइज, और एक आपको क्या याद रखना है, सहीवाल। क्योंकि तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पूछे जाते हैं कि इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ क्राउन स्विस इज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीडिंग बिटवीन द, आपको इंडिजीनियस ये नहीं आएगा, आपको जो एक्सोटिक ब्रीड फिर याद कर लेनी है। एक आपको एक्सोटिक ब्रीड कौन सी याद कर लेनी है बेटा, जर्सी। जर्सी कहाँ से बिलोंग करती है, इंग्लैंड के अंदर एक जर्सी जगह है, पता है ना आपको, आइलैंड है, वहां से बिलोंग करती है। फिर एक आपको याद करनी है हॉलेस्टियन, हॉलेस्टियन फ्राइजियन। क्या याद रखने बेटा आपको, एक हॉलेस्टियन, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, सही वाल उसके अंदर है। यहाँ पे क्या आएगी बेटा, फ्राइजवेल आएगी। क्या आएगी, फ्राइजवेल आएगी। ओके बेटा, एक आपको क्या याद रखनी है, हॉलेस्टियन फ्राइजियन याद रखनी है, और एक आपको क्या याद रखनी है बेटा, हाँ मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, हॉलेस्टियन फ्राइजियन या लिखा था। और एक जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, ब्राउन स्विस हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये ब्राउन स्विस हो जाएगी। ओके बेटा, क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास में, एक मिनट बेटा, हाँ ये हमने क्या लिखी, जर्सी हो गई है। ओके बेटा, ये हमने हॉलेस्टियन फ्राइजियन लिखा, और ये हमने क्या लिखा है, ब्राउन स्विस लिखा है। तो आपको ये याद रखनी है। और देसी काऊ, अब मैंने अगर आपको बताया करन स्विस किससे बनेगी बेटा, ये बनती है करन स्विस किससे बनती है, सहीवाल से एंड जर्सी से बनती है। ओके बेटा, किससे बनेगी बेटा, सहीवाल से और जर्सी से बनेगी। हॉलेस्टियन फ्राइजियन किससे बनती है, ये हमारे पास में याद रखना, थारा। जर्सी क्या होगी हमारे पास, फॉरेन स्विस होगी। तो सहीवाल किससे बनाई जाती है, ये करन स्विस किससे बनाई जाएगी बेटा, ये ब्राउन स्विस के बीच में होगा, और किसके बीच में होगा बेटा, हमारा सहीवाल, थारपाकर और हॉलेस्टियन फ्राइजियन के बीच में करन फ्राइज बनती है। सहीवाल एंड ब्राउन स्विस के बीच में क्या बनती है बेटा, फ्राइजवेल बनती है। अगर हम बात करेंगे ना, हॉलेस्टियन फ्राइजियन 60 लीटर पर डे मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटा, इतना क्या करती है, वो मिल्क को प्रोड्यूस करती है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या कहा बेटा, ये ब्रीड की आपको ये याद रखनी है। जर्सी इज एक्सोटिक ब्रीड, हम ऐसे इससे बनाए नहीं गई है, ये भी बहुत अच्छी, वैसे ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो हम सहीवाल और किसके बीच में, ब्राउन स्विस तो करन स्विस बनती है, थारपाकर एंड हॉलेस्टियन फ्राइजियन के बीच में करन फ्राइज बनेगी, सहीवाल एंड ब्राउन स्विस के बीच में तो क्या बनती है, फ्राइजवेल बनती है। ओके बेटा, सॉरी ये ब्राउन स्विस नहीं आएगा, हॉलेस्टियन फ्राइजियन आएगा। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, हॉलेस्टियन फ्राइजियन आएगा। प्लीज़ अभी बिल्कुल ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया गया मैंने। हॉलेस्टियन फ्राइजियन एंड सहीवाल के बीच में क्या बनेगी, इसे नाम से पता लग रहा है, फ्राइजवेल। ओके, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या करवाई बेटा, इम्प्रूव्ड ब्रीड तैयार करवा दी है। क्या करवा दी हमने यहाँ पे, इम्प्रूव्ड ब्रीड तैयार करवा दी है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो हमने ये क्या पढ़ लिया है, ये कैटल इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया बेटा हमने, कैटल इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट पढ़ लिया है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे, हम उनका मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे बेटा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमें इसमें क्रॉप जितना ध्यान नहीं रखना पड़ता, इसमें हम सबसे पहले तो क्या ध्यान रखेंगे, इनका जो शेल्टर मैनेजमेंट है बेटा, हम किस पे ध्यान रखेंगे, इनका जो शेल्टर मैनेजमेंट है। शेल्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करेंगे शेल्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो इनको हम जहाँ पे रखेंगे उस जगह के बारे में, किसके बारे में, जिसको हम इन जगह पे रखते हैं उस जगह के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको सबको पता है, आप गाय को रखते हो तो आपको जिस जगह पे रखते हो क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर क्लीन, यानी कि मॉस्किटो
वगैरह वहाँ पे है और हमारा सारा का सारा क्या हो गया बेटा, वो मतलब उसको बीमारी वगैरह फैला दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लार्ज होना चाहिए, जो रूम है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज एरिया होना चाहिए ताकि आराम से घूम फिर सके, अच्छा हो। अगर अवेलेबल नहीं हो तो हम कर भी देते हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना कि प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए। ओके बेटा। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर वेंटिलेशन, हवादार होना चाहिए। फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो जो रूम होता है वो कैसा होना चाहिए, स्लॉपिंग में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्लॉपिंग के साथ में होना चाहिए। ब्रिक का यूज, सीमेंट अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी। तो स्लॉपिंग एरियाज में एक्चुअल में क्यों करते हैं, अगर बेस्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हो ना बड़े बड़े जो इनको पालते हैं, इसमें मोस्टली हम तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह ही डालते हैं, लेकिन आप बड़े वहाँ पे देखोगे तो ब्रिक का होगा पूरा का पूरा फर्श और थोड़ा स्लॉपिंग में होगा। स्लॉपिंग में एक्चुअली क्यों होता है, जो गाय या भैंस है जो भी यूरिन निकालती है, यूरिन सिक्रीट करती है, या उनका जो डंग होता है वो बह के बाहर की तरफ आ जाएगा और जहाँ पे वो रहेंगी वो चीज़ जगह गंदी नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो ये शेल्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है प्रॉपर क्लीननेस, लार्ज एरिया, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड स्लॉपिंग होना चाहिए। वो क्लियर है बेटा। अच्छी जगह होगी, अच्छी जगह पे रखेंगे, उनको बीमारियां नहीं होंगी, वो अच्छे से रहेंगी, तो क्या होंगे बेटा, उसके पास में क्या होगी, हमें अच्छे से अच्छे वो मिल्क यील्ड प्रोड्यूस करवाएगी। अब ये तो हमने उसका फार्म शेल्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया। अगर हम उनका खुद का सेल्फ मैनेजमेंट पढ़े, एनिमल के अंदर अगर हम बात करें तो हमें टाइम टू टाइम एनिमल्स को ग्रूमिंग, ये वर्ड यूज़ किया गया है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, कॉम्ब करना उनको भी, मतलब उनके हेयर क्लीन करना। अब आते ना ब्रश होती है भाई, ब्रशिंग आप क्या करते हो उनके हेयर पे इस तरह से करते हो, क्योंकि आपको पता है हेयर के अंदर क्या हो सकती है बेटा, लाइस हो सकती है, जिसे आप जुए बोलते हैं बड़े बड़े, या चीचड़ बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो उनके ऊपर भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। और उनको वॉशिंग, एनिमल्स को क्या करना होगा बेटा, वॉशिंग भी, उनको नहलाना धुलाना भी होगा। प्रॉपर क्लीननेस किसकी भी याद रखनी है हमें, एनिमल्स की भी याद रखनी है। हमें प्रॉपर क्लीननेस क्या करना है बेटा, एनिमल्स को भी प्रॉपर क्लीन करना है, ठीक है। तो हम एनिमल्स को खुद को देखभाल करेंगे कि एनिमल्स को ग्रूमिंग भी करनी है, हमें हेयर भी क्लीन करना है और उनको वॉश भी करना है, ठीक है बेटा, ये नॉर्मल है। फिर हमारे पास आ जाता है इनका फूड मैनेजमेंट आ जाएगा। फूड, हम एनिमल्स के फूड को, क्रॉप को तो हम फूड कहेंगे, बट एनिमल्स के फूड को जो हम दे रहे हैं या किसी को भी हम फूड देते हैं उसे हम फीड कह देते हैं। आपको पता है ना बेटा, खाना देना हम क्या कहते हैं, फीड कह देंगे, फीडिंग करवाना करते हैं ना। तो फीड एक्चुअल में क्या होता है, जो फूड हम दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, फीड कहेंगे। अब हम इस एनिमल के फीड को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर हमारा दिया हुआ है बेटा। हम इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, इसको याद रखना, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला अगर हम बात करेंगे बेटा तो सबसे पहला हमारे पास आता है रफेज। अभी मैं आपसे पूछूंगी, एक हो गया रफेज और एक हमारे पास क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया है। क्या हो गया बेटा, कॉन्सेंट्रेट हो गया है। एक मैंने आपको क्या कहा, रफेज, और एक मैंने आपको क्या कहा, कॉन्सेंट्रेट का। आप अपने एनिमल्स को, गाय को, भैंस को देते हो, एक तो आपने चारा देते हो, चारा कट करके देते हो ना, जिसके अंदर आपकी घास भी आ जाती है, जिसके अंदर हमारा ज्वार ये क्या आ जाता है, बरसीम आ जाती है, सुरान ग्रास आ जाती है। आपने खाली क्या दिया उसको, चारे की फॉर्म में जो फोडर क्रॉप आपने खिलाई है उसे हम क्या कहेंगे, रफेज कहेंगे। रफेज किसमें होती है, फाइबर रिच होती है। और उसके साथ साथ आप बिनोले भी डालते रहते हो। आपने ज्वार के ऊपर के जो सीड्स है उसके ग्रेन्स भी डालते हो, आप व्हीट के भी ग्रेन्स डाल देते हो, ऑयल सीड्स भी डाल देते हो। डालते हो नहीं डालते हो, क्योंकि इस तरह से हमने किसके अंदर डिवाइड कर दिया, दो। क्या हम फूड, आपको सबको पता है, आप बिनौले भिगोते हो, आप जैसे क्या जो भी आप करते हो, ऑयल सीड्स को भी हम उबालते हैं, ग्रेन्स को भी हम देते हैं, दाल भी हम देते हैं चने वगैरह की। इससे क्यों दी जा रही है, क्योंकि चारे के अंदर तो ओनली रफेज है, चारे के अंदर तो क्या है, रफेज, न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। बट जो उसको हम दूसरा फूड दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट फूड दे रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट वैल्यू के अंदर रिच है। क्या बेटा, न्यूट्रिएंट वैल्यू के अंदर रिच है। तो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रफेज किसे कहा गया, द फीड विच इज रिच इन फाइबर्स, जो फाइबर्स की फॉर्म में रिच है उसे हम क्या कहेंगे, रफेज। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना देता है। और कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या कहेंगे, द फूड, यहाँ पे बच्चे आप फूड कर लेना, द फूड विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट वैल्यू।
जो किसके अंदर रिच होगा बेटा, न्यूट्रिएंट वैल्यू के अंदर रिच होगा। न्यूट्रिएंट वैल्यू हम क्या कह रहे हैं भाई, प्रोटीन है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर, ठीक है बेटा, फैट है उसके अंदर, ये विटामिन से, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रिच है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेट। तो आपको याद रखना है द फूड विच इज रिच इन द न्यूट्रिएंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट। एंड द फूड विच इज रिच इन द फाइबर, तो आपका आंसर क्या होगा, रफेज। रफेज के अंदर अगर हम बात करेंगे, जो भी हम ग्रास दे रहे हैं, जो भी हम क्या करते हैं बेटा, बरसीम भी देते हैं इससे हम, ओके बेटा, ये याद रख लेना है। जब आप चारे की फॉर्म में एक तरह से जो फोडर आप खिला रहे हो, चारा खिला रहे हो, वो किसके अंदर आ जाएगा, रफेज के अंदर आ जाएगा। और कॉन्सेंट्रेट के अंदर आप कॉटन सीड्स देते हो, उसे बिंडोला जिसे बोलते हैं ना, आप ऑयल सीड्स देते हो बेटा, देते हो ना ऑयल सीड। हम ग्रेन्स देते हैं, ग्रेन्स ऑफ ओट्स खिलाते हैं, आजकल हम भी ओट्स खा लेते हैं। ग्रेन ऑफ सॉर्गम, जवार के ग्रेन्स भी देते हैं, हम व्हीट के ग्रेन्स भी देते हैं। तो हमने ये जो चीज़ दी है उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट। और जिसे हम ये रफेज क्या कह रहे हैं, जो फाइबर है जिसे हम चारा दे रहे हैं, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, क्या कहलाई जाती है बेटा, वो रफेज कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, रफेज कहलाई जाएगी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो अगर हम बात करें एक दिन का इनका 1 अ डे पीरियड का अगर हम बात करते हैं, तो दिन में कम से कम 20 से 25 किलो हमें रफेज देना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो 4 से 5 किलो कम से कम रफेज देना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, वाटर के बारे में बात करेंगे, पानी भी जरूरी होता है। 30 से 35 लीटर हमें एक दिन में क्या देना चाहिए, एनिमल को फीड, पानी देना चाहिए। जितना अगर हम ये सारा न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी रखेंगे, उतना ही उनके अंदर प्रोटीन, इम्यूनिटी पावर भी बनी रहेगी, और उतना ही उनके अंदर क्या होगी, मिल्क होगी, और मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी रहेगी, न्यूट्रिएंट रहेगा। अब काफ़ी बार आपके घरों में है, आप क्या करते हो, इंजेक्शन लगाते रहते हो, अपने लगाते हो ना, वो इंजेक्शन किसके लगाते हो कि भाई मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो ये हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए। एंटीबायोटिक्स भी आप देते रहते हो कि जो दूध आए उसके अंदर कोई बीमारी ना लगे, तो हम टाइम टू टाइम उन्हें एंटीबायोटिक्स, ओके बेटा, और क्या भी इंजेक्शन लगवाते रहते हैं, उनको हम हार्मोनल इंजेक्शन भी लगवाते रहते हैं बेटा। क्या भी लगवाते रहते हैं हम, हार्मोनल इंजेक्शन भी लगवाते रहते हैं। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एक हमने उसका फार्म मैनेजमेंट पढ़ा। फार्म मैनेजमेंट में एक तो हम जहाँ पे शेल्टर में हम पढ़ रहे हैं, और उसका प्लस उसकी हम किस तरह से सफाई कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया बेटा, उसका फूड मैनेजमेंट। क्या पढ़ लिया बेटा हमने, उसका फूड मैनेजमेंट। तो हमने फूड को भी 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है, रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे, लास्ट हमारे पास बच जाता है, ये हमने प्रोडक्शन पढ़ा। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे हम, यहाँ पे प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ओके। यहाँ बीमारी के नाम पूछे गए, एक दो बीमारी आपको याद रखनी, हम क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन मतलब हम किससे बचाएंगे, बीमारियों से बचाएंगे। किससे बचाएंगे हम यहाँ पे, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएंगे, इनको कि इनको कोई बीमारी ना लगे। तो अगर हम बात करेंगे इन कैटल्स को किससे खतरा रहता है, एक तो रहेगा पैरासाइट से रहेगा बेटा, ओके बेटा। मतलब इनको जो बीमारी लगती है, एक तरह से अगर हम बात करें जो इनकी डिजीज होती है, इनको हम मेनली कितने के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो हम बात करेंगे पैरासिटिक डिजीज के अंदर, ठीक है बेटा। और एक अगर हम बात करेंगे इसमें बैक्टीरियल डिजीज, और एक हम क्या बात करेंगे यहाँ वायरल डिजीज के बारे में। तो हम इस तरह से, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा बेटा, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो डिपेंड रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। अभी पैरासाइट इनके अंदर 2 तरह के होते हैं, एक हमने क्या कहा एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, और एक क्या होता है इंटरनल पैरासाइट होगा बेटा। ये जनरली एनिमल्स से होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट में आप बताना, आपके घर गाय भैंस है तो आपको उसके ऊपर लाइस है, जुएं मिलती है ना। और काफ़ी बार अगर अलग अलग से आप अपने गाय भैंस को जोड़ तालाब में नहलाने के लिए लेके जाते हो तो वहाँ पे लीच लग जाती है, तो ऐसे हम ब्लड को सक कर लेती हैं। जो लाइस होती है बेटा स्किन रिलेटेड डिजीज भी फैला देती है, ओके बेटा। और प्लस जिसे अगर हम बात करेंगे लीच होती है, ये एक्सटर्नल पैरासाइट के अंदर आती है, ये ब्लड को सक कर लेती हैं।
क्या कर लेती है, ये ब्लड सक कर लेती है और उनके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी आ जाती है और उसे हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। इनके अंदर भी एनीमिया होता है एनिमल्स के अंदर, तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम एनिमल्स को साफ रखना पड़ता है, इसीलिए साफ रखना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे इंटरनल, तो आपने देखा है ना भैंस के पेट के अंदर जून है तो कीड़े पड़ जाते हैं, एस्कैरिस होता है बेटा, वो क्या होता है, एस्कैरिस होता है जो स्टमक और इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। किसको डैमेज कर देता है बेटा, जो स्टमक और इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब बना देगा और उसके बाद वीक होती हुई चली जाती है। और एक होते हैं फ्लूक्स, क्या होते हैं बेटा, फ्लूक्स, जो लीवर को डैमेज कर देते हैं। ये एक तरह के वर्म्स होते हैं बेटा, कीड़े होते हैं। एस्कैरिस तो क्या कीड़ा होगा, जो स्टमक और इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा है, और जो फ्लूक्स होते हैं किसको करते हैं बेटा, लीवर को डैमेज कर देते हैं, इसलिए इनको लीवर फ्लूक्स भी कहेंगे। अगर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही अच्छा नहीं रहेगा तो खा नहीं पाएंगे, वीक होती रहेंगे और मर भी जाती हैं। तो हमें पैरासाइट से भी ध्यान रखना है। पैरासिटिक अगर हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के होंगे। बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया से होगी, इसमें आपको याद रखना है एंथ्रेक्स हो गया है, ठीक है। इनको भी टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है बेटा, इनको भी साल्मोनेलेसिस डिजीज होती है, साल्मोनेलेसिस। तो ये डिफरेंट डिजीज होती है बेटा। एंथ्रेक्स में आप इनको क्या होता है, बार बार फीवर आता है, बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। आपको सिम्टम कुछ भी याद नहीं, नाम याद रखने ओनली। टीबी के अंदर भी इनको कफिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनकी जब कफिंग ये भी करते हैं तो क्या आ जाती है बेटा, इनके अंदर भी ब्लड आ जाती है तो टीबी हो जाता है। साल्मोनेलेसिस के अंदर भी क्या होता है बेटा, फीवर आता रहता है बार बार, ठीक है, ये वीक हो जाते हैं। वायरल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको रखनी है बेटा, वायरल डिजीज याद रखनी है। अगर हम बात करेंगे माउथ एंड फुट डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर आती है वायरल। एक हम बात करेंगे रिंडर पेस्ट डिजीज, क्या बात करेंगे, रिंडर पेस्ट। और एक क्या होती है, काउ पॉक्स जो कॉमनली होती है। जो काउ पॉक्स होती है, जैसे स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं ना शरीर पे, तो वैसे ही काउ पॉक्स में इनकी बॉडी पे भी हो जाते हैं। रिंडर पेस्ट में क्या आता है बेटा, फीवर हो जाता है इसके अंदर भी। और माउथ एंड फुट डिजीज के अंदर क्या आते हैं, छाले आ जाते हैं। माउथ में यहाँ उनके जो कोने होते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होते हैं, छाले आ जाते हैं, ऐसे पैरों के अंदर छाले आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी कैसी डिजीज है बेटा, वायरल डिजीज है। आप इसमें से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हम आपको पोल्यूट्री के अंदर भी एक डिजीज बताएंगे, रैनिकेट डिजीज है बेटा। पॉल्यूट जब मैं आपको बताऊंगी, पॉल्यूट्स के अंदर भी एक बीमारी होती है, ये क्या होती है, रैनिकेट होती है। आर से ही दोनों नाम है, बीमारी अलग अलग है, आर से ही दोनों नाम है। बच्चे आते हैं और ये क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन आता है, रिंडर पेस्ट इज अ डिजीज प्रेजेंट इन कैटल्स के अंदर या फिर फॉल्स के अंदर, कुछ भी आएगा तो आपको याद रखना है रिंडर पेस्ट किसके अंदर होती है बेटा, कैटल्स के अंदर। और कौन सी डिजीज है, वायरल डिजीज है। ओके बेटा, आप ये 3 वायरल डिजीज याद रखना, माउथ एंड फुट डिजीज, रिंडर पेस्ट, काउपॉक्स, और एंथ्रेक्स है, टीबी है, साल्मोनेलाइसिस होती है, ये कॉमनली बैक्टीरियल डिजीज होती है। क्लियर है बेटा। तो हमें इन डिजीज से क्या करना है, बचाना है। तो इनको भी टाइम टू टाइम टीके दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है, टाइम टू टाइम क्या करवाया जाता है बेटा, एंटीबायोटिक्स देते हैं। आप कभी दूध पीते हो और आपको कहते हैं ना दूध में दवाई की सी स्मेल आती है, एक्चुअली में वो दवाई की स्मेल क्यों आती है, क्योंकि हम हमारे एनिमल्स को चारे के साथ में हम ये दवाइयाँ डाल देते हैं और वैक्सीनेशन इंजेक्शन भी लगवाते रहते हैं ताकि हमारे कैटल बीमार ना पड़े। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसका प्रोटेक्शन ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे बेटा, उसका प्रोटेक्शन ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ में हमारा कैटल फार्मिंग पूरा होता है। क्या बेटा, इसी के साथ में हमारा कैटल फार्मिंग पूरा होता है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब हम फटाफट हमारे इस कैटल फार्मिंग का रिवाइज करवाएंगे, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, हम कैटल फार्मिंग को रिवाइज करवाएंगे। हम कैटल फार्मिंग हम क्या कह रहे हैं, रियरिंग, केयरिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल्स। कौन से एनिमल, लाइव स्टॉक जिन्हें हम पालते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कैटल फार्मिंग कहेंगे। इसको हमने क्या कर दिया था, 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक हमने मिल्च कहा था, एक हमने डेयरी एनिमल्स कहा था, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक हमने क्या कहा था, ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट जिनको हम अदर पर्पसेस के लिए, हम प्लफिंग के लिए, हम काटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सामान ढोने के लिए भी यूज़ करते हैं। और मिल्क किसके लिए यूज़ करेंगे, मिल्क के लिए। मिल्क के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, काऊ एंड
बफेलो यूज़ करेंगे बेटा। क्या करते हैं, काऊ एंड बफेलो। काऊ को इंपॉर्टेंट याद रखना है। काऊ की मैंने एक क्या बताई थी, गिर बताई थी, एक क्या बताई थी बेटा, रेड सिंधी बताई थी, याद रखना है। और एक क्या बताई थी मैंने, सहीवाल बताई थी। ओके बेटा। और दूसरी इंडिजीनियस स्पीसीज हो गई है दोनों की। और तीसरी मैंने लास्ट मैंने क्या बताई थी आपको, थारपकर बताई थी, थारपकर। ओके बेटा। बफेलो की क्या बताई थी, मुर्रा बताई थी। ओके, महसाना बताई थी। और लास्ट में क्या बताई थी, सूरती। इन तीनों में जो बेस्ट क्वालिटी की होती है मुर्रा, और हमारे इंडिया में जो होती है वो सहीवाल एंड गिर। क्लियर है, सहीवाल बहुत अच्छी डिजीज रेजिस्टेंट के लिए है। फिर हमने क्या बताई थी बेटा आपको कि हम इसके मिल्क के बारे में बात की थी। इसका हमने साइंटिफिक नेम बताया था काऊ का। काऊ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बॉस इंडिका होता है। ओके बेटा। और बफेलो का नाम क्या होता है, बबलिस, बबलिस या बॉस बबलिस भी कह देते हैं। ओके बेटा। फिर हमने क्या की थी, वैरायटी को इम्प्रूव किया था। क्या कहा था बेटा हमने, वैरायटी इम्प्रूवमेंट पढ़ी थी हमने। हम वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर पहले हम क्या करेंगे, कौन से डिजायर्ड कैरेक्टर करेंगे। तो हमने इसके अंदर भी क्या कहा भाई, हमें यील्ड अच्छी चाहिए, हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, हम लैक्टेशन पीरियड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके बेटा। डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए बेटा, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है बेटा। और इसको हम किस तरह से करवाते हैं बेटा, टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। एक हमने क्या कहा, नेचुरल ब्रीडिंग मेथड, जिसे हम कॉमनली क्या कह देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कह देंगे। इसके अंदर नॉर्मल तरीके से करवाई जाती है बेटा, एक मेल ले लिया जाता है और एक फीमेल, उनके बीच में रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। और दूसरी अगर हम बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड के अंदर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके बेटा। और जो सेकेंड हमारे पास होती है, हमने क्या कहा था, सुपर ओवुलेशन। क्या होगा, सुपर ओवुलेशन, या हम क्या कहते हैं, MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें तो हम क्या करते हैं, हमें सुपीरियर काऊ ढूंढनी पड़ती है। हम सेमन को निकालते हैं मेल से, अच्छे वाले मेल से, और अलग अलग डिफरेंट काउस के अंदर हम क्या कर देते हैं बेटा, उसे इनॉक्यूलेट कर देंगे। और उसके बाद जो इनकी नई जनरेशन आएगी, डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ में आएगी। और मल्टीपल ओवुलेशन में हमने एक काऊ लिए सुपीरियर वाली, उसको एक इंजेक्शन डाला है, हार्मोन का इंजेक्शन डाला है। और हार्मोन का इंजेक्शन डालने के बाद हमने क्या किया बेटा, हार्मोन का इंजेक्शन डालने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर फिर वो मल्टीपल ओवुलेट करेगी। फिर हम क्या करते हैं बेटा, जो एक मेल से उसे क्या करेंगे, ब्रीड करवाएंगे, और जो एम्ब्रियो बनेंगे उस एम्ब्रियो को हम डिफरेंट काउस के अंदर डाल देते हैं। बेटा इन टेक्निक को यूज़ किया गया है। इन टेक्निक्स जो अच्छी अच्छी वेराइटीज़ की काऊ बनाई गई है, वहीं से मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई हूँ, आपको ये वीडियो पूरी लास्ट में ज़रूर देखने में मिल्क फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। ओके बेटा, क्योंकि इनको यहाँ पे यूज़ किया गया फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी बेटा, हम बाद में एक बार डिस्कस करते हैं, पर हम जनरल रिवाइज कर लेते हैं। इसीलिए क्योंकि आप रिवीजन के टाइम पे छोड़ देते हो, तो इसको जरूर ध्यान देना है बेटा। मुझे एकदम से याद आया, हम फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी करवाएंगे। ओके बेटा, तो आपको याद रखनी है, एक हमने इंडियन इंडिजीनियस तो बात कर ली, एक्सोटिक स्पीसीज भी याद रखनी है। जर्सी, हॉलस्टेन फ्राइजियन हो गए हमारे पास में, और एक हमारे पास में क्या हो गया बेटा, ब्राउन स्विस हो गई है। ये सारी की सारी कौन सी हो गई, एक्सोटिक हो गई। फिर हमने एक कौन सी बनाई, इम्प्रूव्ड वैरायटी की बनाई है। इम्प्रूव्ड वैरायटी सबसे पहले हमने क्या बताई है बेटा, करन स्विस। क्या बताई हमने, करन स्विस बताई है। दूसरी हमने क्या बताई है बेटा, करन फ्राइज बताई है। ओके बेटा, और इंडियन के अंदर इम्प्रूव्ड है बेटा ये। और थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, फ्राइज वेल कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्राइज वेल। करन स्विस किसके बीच में बनाई गई है, सहीवाल के बीच में। और प्लस किसके बीच में बनाई गई है बेटा, हमारे पास में ये ब्राउन स्विस के बीच में। ओके बेटा, याद रख लेना, करन फ्राइज किसके बीच में बनाई गई, हॉलस्टेन फ्राइजन के बीच में एंड थारपरकर के बीच में। एंड फ्राइजवेल किसके बीच में बनाई गई, हॉलस्टेन फ्राइजन के बीच में और सहीवाल के बीच में बनाई गई है। ओके बेटा, इनको जरूर याद रखना है ये सारी चीज़ें। फिर हमने उनको इम्प्रूव कर लिया। इम्प्रूव करने के बाद हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर हमने इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद हमने इसका क्या देखा, मैनेजमेंट प्रैक्टिस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो पहले इसके अंदर हमने क्या पढ़ा भाई, शेल्टर कैसा होना चाहिए। शेल्टर के अंदर हमने उसके बारे में पढ़ा भाई, उसको हम कैसे रखेंगे, वो जगह कैसी होनी चाहिए। फिर हमने उसका फूड मैनेजमेंट पढ़ा। और फूड हमने क्या कहा, जो हम फूड देते हैं उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, फीड। हमने दो टाइप का बात की, एक हमने क्या कहा, रफेस कहा, और एक हमने क्या कहा बेटा, कॉन्सेंट्रेट का। क्या कहा हमने, कॉन्सेंट्रेट का।
रफेज किसके अंदर रिच होता है, फाइबर्स के अंदर रिच होगा, और कॉन्सेंट्रेट किसके अंदर रिच होता है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होगा। जब हम इसे घास दे रहे हैं ये सारी चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, रफेज में। जो हम इसे प्रोटीन, वाइटामिन, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये सारी चीज़ किसके अंदर आ जाएगी बेटा, कॉन्सेंट्रेट के अंदर आ जाएगी। ओके बेटा, फिर हमने क्या कहा, इसका प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ा। एक हमने पैरासिटिक डिजीज पढ़ी, एक हमने बैक्टीरिया, हालांकि बैक्टीरिया इज ऑल्सो पैरासाइट, लेकिन इसे हम पैरासिटिक में नहीं लेते, बैक्टीरियल डिजीज। और एक हमने क्या पढ़ी बेटा, वायरल डिजीज। पैरासाइट हमने दो तरह के पढ़े, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। एक्सटर्नल मोस्टली क्या करते हैं बेटा, ब्लड को सक करेंगे, क्या करेंगे, ब्लड को सक करेंगे, और क्या कॉज कर देते हैं, एनीमिया कॉज कर देंगे। और अगर हम बात करेंगे इंटरनल वाले के अंदर, तो हमारे क्या होते हैं बेटा, खाने के साथ में चले जाते हैं, तो एक तो स्टमक को डैमेज कर देते हैं, इंटेस्टाइन को डैमेज कर देते हैं, एंड लीवर को डैमेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, बैक्टीरियल के अंदर आपको याद रखनी है, एंथ्रेक्स को याद रख लेना, टीबी को याद रख लेना। मेन है वायरल डिजीज। क्या बताई थी बेटा मैंने, माउथ एंड फुट डिजीज। क्या बताई थी बेटा मैंने, माउथ एंड फुट डिजीज बताई थी। सेकंड मैंने क्या बताई थी, यहाँ याद रखना इंपॉर्टेंट है, रिंडर पेस्ट। ओके बेटा, और एक मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई थी, काउ पॉक्स। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो इस तरह से देखो, आपको समझाने के लिए टाइम लगा, जब आपको एक बार समझ में आ जाएगी तो सारा का सारा बहुत ही ईजी लगेगा। ओके बेटा, तो अब मैं जो आपको बताने जा रही थी व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्या बताने जा रहे थे बेटा, व्हाइट रिवॉल्यूशन बता रहे थे हम आपको। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे हम सफेद क्रांति कहते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ओके बेटा, मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो क्या होंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन। और मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं बेटा, वर्गीस कुरेन। याद रखना बेटा, या हम वी कुरेन भी कह देते हैं इन्हें शॉर्ट में, कुरेन नाम जरूर याद रखना। क्या कहेंगे बेटा, वर्गीस कुरेन या फिर वी कुरेन। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये हमारे इंडिया से ही थे। कहाँ से थे, इंडिया से। आपने अमूल दूध पढ़ते हो, अमूल दूध, अमूल दूध इन्होंने ही अमूल जो इनकी कंपनी है इन्होंने ही बनाई थी। अमूल का मतलब क्या है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। इसके अंदर इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या शुरू किया गया, प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम को क्या कहा गया, ऑपरेशनल या ऑपरेशनल फ्लड। क्या नाम दिया गया, ऑपरेशनल फ्लड नाम दिया गया, कि हर लोगों तक, फॉर एवरी पीपल क्या पहुंचाना है, मिल्क पहुंचाना है। अगर ग्रेन किसी को नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, कोई एनिमल्स को नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि मिल्क एक ऐसी है विच इज़ अबंडेंट इन न्यूट्रिएंट। कहते हैं ना, खाना मत खाओ, दूध जरूर पी लो, बिकॉज दूध आर रिच इन द न्यूट्रिएंट। उसके अंदर खाली विटामिन या प्रोटीन्स नहीं होते हैं, उसके अंदर फैट भी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो मिल्क हैज़ अ वेरी हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू। तो उन्होंने क्या कहा, अगर मिल्क भी हर एक तक पहुँचेगा, हर एक बच्चा, हर एक जो भी है, क्योंकि मिल्क इज़ असेंशियल कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे, हर लोगों तक, ये नहीं कि भाई जिसको पैसे उसने तो दूध नहीं, हर एक को मिल्क, पहले सस्ता दूध आता था तो हर लोगों तक पहुंचाया गया था। किस प्रोग्राम के तहत पहुंचाया गया था, ऑपरेशनल फ्लड। और ये किसकी देन है बेटा, ये डॉक्टर थे, डॉक्टर वर्गीस कुरेन। उन्होंने अपने जो ये अमूल कंपनी बनाई थी, आनंद मिल्क प्रोडक्शन यूनाइटेड लिमिटेड जो कंपनी बनाई थी, उसके अंदर द बेटर क्वालिटीज़ की इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ की इन्होंने ब्रीड रखी हुई थी, काऊ एंड बफेलो की, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट की रखी हुई थी। उनको अच्छे से अच्छा खाना दिया जा रहा था ताकि मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सके और हर लोगों तक, हर एक बच्चे तक क्या पहुंचाया जा सके, मिल्क पहुंचाया जा सके। तो इसको याद रखना बेटा, व्हाइट रिवॉल्यूशन को, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, उसे हम क्या कहेंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है बेटा, वर्गीस कुरेन, वी कुरेन बोल देते हैं। अमूल जो कंपनी बनाई है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, ये NDDP, इसका मतलब क्या है, नेशनल डेयरी
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इन्होंने ऑपरेशनल फ्लड प्रोग्राम चलाया था। डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी के अंदर उन्होंने ऑपरेशनल फ्लड नाम का एक प्रोग्राम चलाया जिसमें हर लोगों तक, हर बच्चे तक दूध पहुंचा सके। ठीक है बेटा, उसने वहाँ पे अच्छी इम्प्रूव्ड वैरायटी की ब्रीड की काऊ बफेलो ली वहाँ पे उन्होंने, और उसके बाद उनको अच्छा खाना दिया गया, उनका शेल्टर मैनेजमेंट किया, उनको हर तरह से बचाया गया। उसी के साथ इन्होंने मिल्क क्रांति ला दी थी, जिसे हम क्या नाम देंगे बेटा, वाइट रिवॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बेटा, ओके।